मेरे साथियों के ऊपर, मेरे ऊपर FIR हुआ, झूठे मामले बनाए गए। इंसान को सबसे ज़्यादा डर अपने ही करीबियों से होता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी अगर आपको कोई पहुंचाएगा तो आपके करीबी पहुंचा सकते हैं। इस ज़िले के सबसे बड़े महाविद्यालय होने के नाते आपको ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कहीं कुछ कमी है, कुछ ऐसा महसूस होता है क्या? हमारे शहर का प्रदूषण दिल्ली के प्रदूषण से, अगर दिल्ली का प्रदूषण कुछ 8 पॉइंट कुछ आता है तो हाहाकार मच जाता है, उससे कहीं ज़्यादा कोरबा का प्रदूषण है। पॉलिटिक्स में आने के बाद आप सबसे पहला तो है कि परिवार में भी पूरा समय देना चाहेंगे तो शायद संभव नहीं हो पाता है। छत्तीसगढ़ के लोग जब भी पॉलिटिक्स को अपने नज़र से देखते हैं तो बात करते हैं कुर्सी की, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं जिम्मेदारी की। इसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विकास सिंह जी हैं और एक कोरबा के बहुत ही फेमस पॉलिटिकल फेस है। तो आज उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी एक जर्नी, जो ये पॉलिटिकल यात्रा है, वो कहाँ से शुरुआत हुई सर? नमस्कार। मेरा राजनीति में स्कूल के समय तो राजनीति में कभी कोई ऐसा विशेष रुचि रही नहीं, पर जब मैं महाविद्यालय में गया, कोरबा शासकीय महाविद्यालय में जब मेरा दाखिला हुआ, उसके पश्चात 7 या 8 वर्षों से चुनाव बंद थे। फिर उस बाद जब चुनाव हुए, पहला चुनाव को मैंने चुनाव लड़ा शासकीय महाविद्यालय कोरबा से, उसके बाद से फिर राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ। शासकीय महाविद्यालय कोरबा के नाम से जाना जाता है और वो इंडस्ट्रियल एरिया में बेसिकली बोलेंगे तो 100 बेड के साथ, जस्ट 100 बेड के बगल में है। तो ये आप जो बात बता रहे हैं कब की बात है? ये 93-94 मैंने शासकीय महाविद्यालय कोरबा से चुनाव लड़ा था। हाँ। चुनाव लड़के मैं अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ था और उसके पश्चात से फिर राजनीति में प्रवेश हुआ। उसके बाद फिर NSUI का 5 साल तक NSUI का जिले का अध्यक्ष रहा, फिर यूथ कांग्रेस का 8 वर्षों तक जिला अध्यक्ष रहा, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री रहा, फिर अभी वर्तमान में इंटक का जिले का अध्यक्ष हूँ और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं सचिव। तो सर, जब ये आपकी जर्नी स्टार्ट हुई तो आपके फैमिली का किस टाइप से आपको सपोर्ट मिला? दोनों तरीके से आप बता सकते हैं कि शुरू में कब मिला या कैसा सपोर्ट? मेरे पिताजी SCCL में एम्प्लॉई रहे हैं, फोरमैन इंचार्ज के पद पर वो पदस्थ थे। उनके जीवन काल में जब वो नौकरी में रहे तो उस समय वो ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स करते थे। तो मैं भी बचपन से उन सब चीज़ों को देखता रहा। कहीं कहीं वो मन में रहता था कि जब लोग आते थे अपनी समस्याओं को लेकर, क्योंकि ट्रेड यूनियन का पॉलिटिक्स भी एक राजनीति का बड़ा हिस्सा है, राजनीति बहुत है वहाँ भी। और क्योंकि हमारा कोरबा शहर एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी शुरू से रही है। पिताजी उसमें इंटक में पदाधिकारी रहे, तो कहीं कहीं वहीं से मुझे ऐसा लगता है कि एक मन में विचार रहा कि राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। पर ऐसा कुछ बचपन से ऐसा सोच नहीं था, पर हाँ, वो एक कहने वाली बात है ज़रूर कि कहीं कहीं वो मन में रहा कि राजनीति करना चाहिए। तो सर, इसके बाद आपकी जब राजनीति स्टार्ट हुई तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले? देखिए, पहले तो जब मैं निर्वाचित हुआ, चुनाव लड़कर शासकीय महाविद्यालय कोरबा से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, मैं जीता था। तो उस समय छात्र संघ का जो अध्यक्ष होता है उसको बहुत महत्व था जिले में। उस समय जिला नहीं था हमारा कोरबा, तो जो भी यहाँ पर अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी थे, वो बहुत ही महत्व देते थे, बातों को सुनते थे और उसका क्रियान्वयन भी उस तरीके से होता था। सरकारें कोई भी रहें, लेकिन जब छात्रों के हित की बात आती थी और हम अपनी बातों को रखते थे तो उसका बहुत महत्व मिलता था और वो काम हमारे होते थे। तो उस समय एक ऐसी इच्छा हुई, क्योंकि छात्र संघ का अध्यक्ष होना, छात्रों के हित के लिए बात करना, तो जब हमारी बात को सुनते थे अधिकारी और उस पर अमल करते थे तो एक संतोष होता था कि कहीं कहीं हमारी जो समस्याएं हैं, छात्रों की समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारी सुन रहे हैं और उस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। वहीं से राजनीति की इच्छा जागृत हुई। मेरा तो ये मानना है कि छात्र संघ का चुनाव लड़ना ही मेरे लिए राजनीति में प्रवेश करने की स्थिति थी। और उसके वहाँ तक तो चैलेंजेस नहीं थे, लेकिन उसके बाद
जब हम सीधे सीधे राजनीति में प्रवेश किए, किसी पार्टी से जुड़कर मैं कांग्रेस से जुड़ा, एनएसयूआई का अध्यक्ष बना, तब वहाँ से फिर चैलेंजेस स्टार्ट हुए। जब सरकार आपकी रहती है, जब सरकार नहीं रहती है, तो बहुत सारे ऐसे आपके सामने समस्याएं आती हैं कि लोग आपके पास अपनी बात को रखने आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को रखने आ रहे हैं और आप शायद उसको पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तब फिर राजनीति में अपने आप को स्टैंड करना एक कठिन परिस्थिति बन जाती है। तो ये सब चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं राजनीति में। सर, चैलेंजेस एक बात याद आया कि आपके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हुए थे, तो उनके बारे में क्या सच है, क्या उनके बारे में आपकी राय है, क्या था एक्चुअल उसकी कहानी? देखिए, जो भी एफआईआर उस समय हुआ, अभी हमारी सरकार थी उस समय हमारे ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर, मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, झूठे मामले बनाए गए। और क्योंकि हमारा इंटरनल मामला है, मैं इस पर खुल के कुछ बोलना मेरे लिए शायद उचित नहीं होगा, पर इतना ज़रूर है कि जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंसान को सबसे ज़्यादा डर अपने ही करीबियों से होता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी अगर आपको कोई पहुंचाएगा तो आपके करीबी पहुंचा सकते हैं। तो हमारे साथ भी वही हुआ। राजनीति में ये सब चीज़ आती जाती रहती हैं, और अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो ये आपको अपने मन मस्तिष्क में बना करके चलना होगा कि इस तरह की परिस्थितियां आएंगी। बहुत कड़ी परिस्थिति थी, हमारे कई साथी उस समय हमारे साथ रहे, कई पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी कर्मचारी रहे एसईसीएल के, और मुझे एक बहुत ही मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक उन्होंने दिया कि लड़ना, सच के साथ रहना, और जो जिनको अपना मानते हैं उनके साथ रहना। तो ये दो बातों को मैं बहुत अपने जीवन में एक बहुत मूल मंत्र मानता हूँ जीवन का, कि आप जिसके साथ हैं आप उसका साथ ना छोड़ें, उसके साथ रहें, और अगर लड़ना है तो बिल्कुल सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ना चाहिए। सर, कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस इज ऑल अबाउट यूथ। तो यूथ के लिए कोरबा में आप ऐसा क्या करें? जैसे एक बहुत बड़ी समस्या है जो यूथ को फेस करने को मिल रही है कि जॉब्स कम है, तो उसके बारे में आपकी पार्टी या आप ऐसे क्या विचार रख रहे हैं जो उनके सामने आप रखना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे शहर में मैंने जैसे बताया कि ये कोरबा शहर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट्स हैं। एनटीपीसी के एसईसीएल भी अभी अपना नया पावर प्लांट लगाने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार के 2-3 पावर प्लांट्स हैं, अभी सबसे बड़ा पावर प्लांट उनका अभी दर्री में डलने वाला है। बाल्को का अपना खुद का एल्युमिनियम का प्लांट है और एल्युमिनियम पावर प्लांट है। अभी अडानी का प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्लांट पताड़ी हमारे कोरबा जिले में डलने वाला है। इन सब के बावजूद भी आज मैं जब से राजनीति कर रहा हूँ, आज तक मैंने सिर्फ यही देखा है कि हमारे यहाँ के युवा कहीं कहीं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। वो अपने शिक्षा के अनुसार रोजगार पाने के लिए सक्षम नहीं है, मतलब योजनाएं नहीं है उसके लिए। तो जैसा आपका प्रश्न है, मैं इस पे हम लोगों ने प्रयास किया था हमारी सरकार के समय, और हमारे जो मंत्री जी रहे, इस कोरबा विधानसभा के विधायक रहे श्रीजय सिंह अग्रवाल जी, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, बहुत सारी उनके साथ भी बहुत सारे उनका राजस्व का विभाग था। इसलिए हम लोगों ने अपने विचार रखा था कि युवाओं के लिए कोई ऐसा एक कानून बनना चाहिए जिसमें आपका स्थानीय कोई भी युवा है, साथी है, उसको उसके रोजगार के माफ कीजिएगा, उसको उसके एक शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार, उसको यहाँ के जो प्लांट्स हैं उस पर, जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें उसको रोजगार मिले। तो उसके लिए प्रयास ये होना चाहिए था कि हम लोगों को एक कानून लाना चाहिए था। उसमें कहीं ना कहीं प्रयास में हम लोग की असफलता रही है, सफल नहीं हुए, प्रयास किए थे। तो अगर ऐसा कोई कानून आए कि यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिले, तो मेरे ख्याल से अभी भी इतने इंडस्ट्रीज डलने हैं जिसमें कि यहाँ के युवाओं को एक बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। तो सर, अभी आपकी वही कॉलेज आए हैं जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो एक बार फिर से ब्रीफ में थोड़ा सा बताइए ना कि क्या था उस समय। शासकीय महाविद्यालय कोरबा हुआ करता था। कैंपस आज एक बार फिर क्या चेंजेस हुए हैं कैंपस में अभी लग रहे हैं? बहुत चेंजेस दिख रहे हैं मेरे को तो। ये सब गार्डन वगैरह नहीं हुआ करते थे, अभी गार्डन वगैरह दिख रहा है। और ये सब जो बाउंड्री वॉल हैं, ये सब नहीं हुआ करता था। खाली वो ब्लॉक है जो दिख रहा है, EVPG कॉलेज है ये। तो वो आपका एज इट इज था। पीछे जो भवन दिख रहा है वो भवन नया बना हुआ है।
हाँ वही आपकी मेन, अच्छा मेन हाँ, मेन बिल्डिंग यही थी उस समय। हाँ। उस समय मेन बिल्डिंग यही थी। ये जो गार्डन दिख रहा है, अभी बड़ा खूबसूरत गार्डन हो गया। पहले ये गार्डन नहीं हुआ करता था, बस ऐसे ही पेड़ और कुछ घास वगैरह थे। पीछे तो- अच्छा अच्छा, अभी कितना साल हो गया, मतलब अभी याद करें तो हाँ 95, हाँ। अगर 95 देखा जाए तो आज 5 साल इधर हो गए। हाँ, और 25 साल 30 साल के लगभग हम लोग इस महाविद्यालय में आज मैं प्रवेश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो सर क्या आपकी पॉलिटिकल जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे कैसे आप आगे बढ़े? मैंने बताया ना कि जब शासकीय महाविद्यालय कोरबा का अध्यक्ष बना, उस समय तक छात्र से राजनीति ही सिर्फ था, पर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते गए हम लोग शासकीय महाविद्यालय कोरबा में से मैं जब पॉलिटिक्स में जब जुड़ा, पार्टी कांग्रेस पार्टी में जुड़ा NSY के माध्यम से, फिर वहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। हाँ तो यहाँ आपको कुछ चैलेंजेस फेस हुए, जो पॉलिटिकल जो स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस होते हैं? स्टूडेंट्स लाइफ में तो ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं थे, पर ये ज़रूर था कि हम लोग के उस समय मन में उस समय ये होता था कि भाई, क्योंकि हम छात्रों के हित के लिए लड़ रहे हैं, तो बड़ा इच्छा रहती थी कि कुछ ना कुछ अच्छा करें। तो सबसे पहला चैलेंज मेरे लिए था कि जब ये गवर्नमेंट कॉलेज कोरबा में जब मैं एडमिशन लिया था, तो उस समय कॉलेज में जब कोई सप्लीमेंट्री आया या रिजल्ट लेना होता हो, तो वो हमको यहाँ नहीं मिलता था, उसके लिए हमको यूनिवर्सिटी बिलासपुर जाना होता था। अच्छा। तो उस समय जब मैं अध्यक्ष बना, तो मैं उसके लिए वाइस चांसलर सर से जाके मिला, और मिलने के बाद उनसे निवेदन किया। तो यहाँ पर सूचना केंद्र आरंभ हुआ। सूचना केंद्र का आरंभ होना यानी कि यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री के फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके रिजल्ट्स यहाँ मिलेंगे, नहीं तो उसके पहले हम लोग भटकना बिलासपुर तक यहाँ से छात्रों को जाना पड़ता था। तो सर कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं आपकी? बहुत ताज़ा हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली आपके बहुत जूनियर्स हुए अभी? हाँ, अभी तो की पीढ़ी। 25-30 साल, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए अभी। तो अभी के ये जो स्टूडेंट है, यंग है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि आप? मैं तो अभी जो हमारे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए तो मेरा सोचना ये है कि वो ना अभी अपने पढ़ाई को रोजगार के माध्यम से ना देखें, पढ़ाई को अपनी एबिलिटी को डेवलप करने के माध्यम से देखें, और खुद का उनका मतलब ये सोच होना चाहिए कि जॉब नहीं करना है, अपने आप को खुद ऐसा कुछ बनाएं कि हमको टेक्निकली हम ऐसे साउंड रहें कि खुद का अपना कुछ काम करें। अच्छा सर, तो सर जैसे कि आप जान रहे हैं कि युवा को एक नई प्रॉब्लम बहुत फेस करने को मिल रही है यहाँ पर कोरबा पे, जॉब्स की, तो उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है? आप किस तरीके से उनको हेल्प करना चाह रहे हैं आगे? देखिए, मेरा तो सोच इसमें यह है कि जो भी अभी सरकारें आए, हम लोग अपनी बात पहले भी सरकार में भी रखें, अभी भी इस बात को रखेंगे कि एक कानून बने जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता से स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। दूसरा, जैसे जितने भी प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें अगर आप सीधे रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो जैसे आजकल जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें आपको 100 लोगों को रोजगार रखना है, और इतना बड़ा जिला है, इतने सारे बेरोजगार हमारे शिक्षित बेरोजगार साथी हैं, तो उनके लिए इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए काम, जैसे कि अब SCCL है, सबसे बड़ा क्षेत्र आता है माइंस का, तो SCCL हम लोगों ने SCCL को भी लिख के दिया था, उस समय कुछ दिन चालू भी हुआ था कि जैसे आप टेंडर डालते हैं, तो टेंडर डालने में उन जैसे जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो सिविल डिग्री होल्डर हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होल्डर हैं, जो मैकेनिकल डिग्री, उनका रजिस्ट्रेशन SCCL कराए और उनको टेंडर में प्राथमिकता दे, तो एक रोजगार का साधन वैसे मिलेगा। इसी प्रकार सभी इंडस्ट्रीज, चाहे बाल्को है वहाँ भी ठेका होता है, NTPC है वहाँ भी ठेका होता है, सभी इस तरह से टेंडर्स का एक परफॉर्मा बनाएं जिसमें यहाँ के रोजगार, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने के लिए ये क्राइटेरिया बनाएं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम होगा, और उस पर हम लोगों ने प्रयास किया है। SCCL से शुरू हुआ था, पर अभी वो भी बंद हो गया है, तो उसको उस दिशा में भी सोचना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ आप लोगों का फैकल्टीज़ और यहाँ पर हुए हैं। टीचर्स यहाँ पर आपके सफिशिएंट हैं, जितने टीचर्स हैं वो सफिशिएंट हैं। पढ़ाई कैसी होती है, और यहाँ पर उस समय पानी की व्यवस्था और ये सब नहीं थी, तो इन सब चीज़ों पर अगर आप कुछ बताना चाहें तो मैं जानना चाहूँगा आपसे। तो हम लोग अभी सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब ज़्यादा दिन तो हमको हुआ नहीं है, तो उतना ज़्यादा तो नहीं पता कि पहले ज़्यादा कितना अच्छा था और अभी कितना मतलब क्या हुआ है, बट अच्छा है जैसा भी है अभी। आप फैकल्टीज़ कैसी हैं यहाँ पर, टीचर्स कैसे हैं? अच्छे हैं। टीचर्स सफिशिएंट हैं, जितने टीचर आप लोगों की आवश्यकता है उतने हैं? अभी हम लोग जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसके लिए तो हैं। ठीक है। क्लासेस आपका कौन सा फैकल्टी है आपका? मैं भी BSc मैथ्स, राइट। कौन है आपके प्रोफेसर? BSc में कौन है आपके प्रोफेसर? मैथ्स के लिए। हाँ, मैथ्स के लिए। अभी हम लोग की क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर में शुभम भूरिया सर ले रहे थे। अच्छा।
ठीक। कॉलेज के लिए आप लोग और कुछ चाहते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए कॉलेज में, आपके महाविद्यालय में? जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है तो जानती होंगी आप। तो इस जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय होने के नाते आपको ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कहीं कुछ कमी है, कुछ ऐसा महसूस होता है क्या? किसी भी एंड से देखें तो क्या है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को थोड़ी क्लीनिनेस चाहिए यहाँ पे। राइट। हाँ, मतलब बाहर तो थोड़ा होता ही है, और फिर ग्रीनरी रहती है तो अच्छी लगती है, क्लासेस में थोड़ी। अच्छा, सेफ्टी वगैरह का कैसा है यहाँ पर? मतलब रैगिंग वगैरह जो पहले शुरू में होते थे, अभी का पता नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे रैगिंग्स वगैरह, किस प्रकार का स्टूडेंट्स का आपस में एटमॉस्फेयर कैसा है आप लोगों के बीच में, सीनियर्स जूनियर्स इस टाइप का कैसा है? आई डोंट थिंक यहाँ रैगिंग होती है। नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं ऐसा कैंटीन नहीं था, एक कैंटीन था पीछे, कॉलेज से अलग था, वो अलॉटेड था, नगर निगम ने उसको अलॉट किया था। बट जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये कैंटीन ऐसा नहीं था कि कॉलेज प्रेमाइसेस के अंदर कैंटीन नहीं था। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, अपना चाय नाश्ता वगैरह, सुबह भी क्लासेस लगती हैं तो कई बार वो अपना ब्रेकफास्ट करके नहीं आए रहते होते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए एक अच्छा ये सुविधा है, थोड़ा सा बैठना गपशप करने के लिए भी अच्छा ये है, बेहतर वातावरण बना हुआ है यहाँ पे। सर, तो आप लोग क्या खाते थे, क्या खा कर आते थे? ब्रेकफास्ट करते थे कि आप लोग? नहीं, हमारे क्लासेस, कॉमर्स के क्लासेस होते थे 11 बजे से 10 बजे से। तो हम लोग इत्मीनान से नाश्ता पानी करके आते थे, हम लोग की इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं थी। अच्छा, उस टाइम ऐसा आदत भी नहीं था? ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ उस टाइम ऐसा डेवलप ही नहीं ऐसा था? कुछ नहीं, ऐसा तो सर कैसा लग रहा है कैंटीन आपको? बहुत अच्छा है, पर इसमें और बहुत कुछ चेंजेस आना चाहिए। एक्चुअल में कॉलेज के जो कैंटीन्स होते हैं ना, वो एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकल बेस पे नहीं देख सकते, और जो भी इसको चलाएगा वो एक बहुत टाइम शॉर्ट पीरियड के लिए चलाता है। फॉर एग्जांपल 8 से 12, 1, 2 मतलब 3 या 4 घंटे का टोटल खेल है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ होता नहीं है, बट कैंटीन एक होना चाहिए, तो उस हिसाब से ठीक है, अच्छा है। और आगे आप सोच रहे हैं कि इसको अच्छा डेवलप करेंगे? कैंटीन एक अच्छा होना चाहिए, है ना? और एक ऐसा कैंटीन होना चाहिए कि देखिए इसका 2 फेस हो, अगर एक फेस बाहर की तरफ से दिया जाए, एक अंदर की तरफ से, यानी कि 24 घंटा चले। ये 24 घंटा चले, ताकि तब इसको फैसिलिटेट कर पाएंगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पर रख पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। लेकिन अक्सर बच्चों के अगर भरोसे रहें तो ये कैंटीन जैसा चल रहा है वैसा ही है, ताकि बच्चे भी कुछ हाँ कुछ अच्छा देख सकें। जी, कोरबा में एक और प्रॉब्लम है, जो ये पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत गंभीर समस्या है कोरबा शहर के लिए, पूरे ज़िले के लिए, क्योंकि देखिए जितने भी प्राइवेट प्लांट्स हैं, वो लोग जिस तरीके से नियमों का परिपालन करना चाहिए, कहीं न कहीं वो उस पर खरे नहीं उतरते हैं, जिसके कारण पूरे शहर में आप देखे होंगे कि राखड़ की एक ऐसी समस्या है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, मार्केट जाना तो दूर की बात है, आप अपने आंगन तक नहीं जा सकते। सर, ये जो पेड़ है, ये सब ग्रीन इन पे एक परत लगी हुई दिख रही है थोड़ी सी। हाँ, ये पूरा राखड़ है। हाँ। ये पूरा प्रदूषण है, पूरे जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पर, एनटीपीसी बाल्को के जो पावर प्लांट्स हैं, उसका ये सीएसबी का ये राखड़ का धूल का ये डस्ट है के कारण, हाँ ये ऐसा आपको दिख रहा है, नहीं तो पूरे हरे भरे पेड़ आपको कहीं दिखेंगे नहीं इस जिले में। ये प्रॉब्लम पैदा कैसे हो जाती है? तो सीधा मैंने बताया आपको कि देखिए प्रदूषण का जो पैमाना जो तय किया गया प्लांट्स में, आप देखेंगे यहाँ पर जो मॉनिटर होता है, जिससे आपको दिखेगा कि इस क्षेत्र में इस प्लांट से कितना प्रदूषण हो रहा है और अभी यहाँ पर प्रदूषण कितना है। वो एक मॉनिटर हर प्लांट्स के बाहर, सीएसबी के बाहर लगा हुआ है, बाल्को के बाहर वो लगा हुआ है, लेकिन शहर में और कहीं लगा हुआ नहीं है। आपको शहर में कहाँ कितना प्रदूषण है वो दिखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद भी हमारे शहर का प्रदूषण दिल्ली के प्रदूषण से, अगर दिल्ली का प्रदूषण कुछ 8 पॉइंट कुछ आता है तो हाहाकार मच जाता है, उससे कहीं ज़्यादा कोरबा का प्रदूषण है। मतलब बाहर के सिटी के कंपैरिजन में हमारे सिटी में ज़्यादा पॉल्यूशन है, बट हमारे यहाँ उतनी मीटर्स की फैसिलिटी नहीं है। एक समय में एशिया का सबसे प्रदूषित जिला कोरबा हुआ करता है, शहर। आज का मुझे जानकारी नहीं है, पर कोरबा जिला सबसे प्रदूषित जिला है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जीवन कितना कठिन है आम आदमी के लिए। जो बचपन से जो बच्चा यहाँ पैदा होता है, उसको सांस की समस्या, आँखों में आँख की समस्या, ये आपको यहाँ पर उसके साथ ही जीना होगा। आँख की समस्या से, सांस की समस्या से ये आपको जीना होगा, क्योंकि यहाँ प्रदूषण इतना ज़्यादा है। उसके ऊपर कहीं कोई उसका मेरे को जो प्लांट्स हैं और उनका जो परिपालन होना चाहिए, शासकीय कर्मचारी, माफ़ कीजिएगा, जो प्रशासन है, उसका पूरा वो लोग अपनी तरह से उसको परिपालन नहीं कराते हैं।
सर आप चिमनियों के बारे में बता रहे थे कि चिमनियों में भी जो चिमनी में एक pollution मशीन होता है, हाँ। एक मशीन लगाया जाता है कि जिससे कि वो जो उससे जो डस्ट है वो डस्ट एयर को पॉल्यूट ना करे, उसके लिए एक मशीन होता है। उसको उस मशीन को चलाने के लिए पर्टिकुलर कुछ नाम उसका मुझे याद नहीं है, उस मशीन को चलाने के लिए भारी बिजली की आवश्यकता होती है। तो पावर प्लांट्स अपना बिजली बचाने के लिए उस मशीन को चलाते नहीं हैं। आपने अपनी जो जर्नी बताई उसमें आपका पॉलिटिकल स्ट्रगल तो रहा, लेकिन फैमिली के साथ जो आपका स्ट्रगल रहा उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। फैमिली के आने के बाद ऐसा स्ट्रगल तो जो हम लोग पॉलिटिकल लाइफ में फेस किए वही मैं बताना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में आने के बाद आप सबसे पहला तो है कि अगर आप परिवार में भी पूरा समय देना चाहेंगे तो शायद संभव नहीं हो पाता है। वो हर एक पॉलिटिशियन के साथ ये बात आती है कि आप कहीं कहीं अगर आप समाज से जुड़े हैं, समाज के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा परिवार से अलग होके ही उसके लिए सोचना पड़ता है और करना पड़ता है। तो वो वही चीज़ मैं जैसे सब फेस करते हैं मैं वैसे ही फेस किया। लेकिन हाँ, एक क्रूशियल पीरियड जो था मेरे साथ, जो हमारी जब सरकार आई तो इतने अप्स एंड डाउन्स हुए, अपने लोग से ही हम लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ और उस समय फैब्रिकेटेड FIRs हुए, केसेस लॉन्च हुए मेरे ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर। तो एक पारिवारिक दृष्टिकोण जब से अगर आप देखें तो ऐसा फील होता है कि आप ईमानदारी से आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। मेरी जगह कोई भी रहे, अगर कोई भी ईमानदारी से काम करेगा और अगर फलस्वरूप उसको डिफेम करने की कोशिश किया जाएगा और मतलब एक ऐसा फ्रेम करने की कोशिश किया जाएगा कि हम लोग अपराधी हैं, हम लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो अपराधी हैं और गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, इस तरह तरह की चीज़ें हुई। और जब आप इन सब चीज़ों को फेस तो कर लेते हो, जब फेस करके आप जब घर में आते हो, अखबारों में जब छपता है, जब बच्चे उसको पढ़ते हैं, तब आप अपने बच्चों को कैसे फेस करोगे? आप दुनिया में तो आप जान रहे हैं कि आप सही हैं, गलत है, लेकिन जब आप परिवार में आते हैं और इन सब चीज़ों को आपका बच्चा आपसे पूछता है कि पिताजी आप छपा है कि आपको जिला बदर किया गया, तो जवाब देना बहुत कठिन होता है आपको। दैट वाज द सिचुएशन कि मैं लगता है कि मेरे लाइफ में वो ऐसा मोमेंट था कि मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा था अपने बच्चों को, पर फिर भी मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जो सच है वो बताना चाहिए। और मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब फैब्रिकेटेड है, पॉलिटिक्स में ये सब होता है। पहले तो नहीं समझे पर धीरे धीरे वो समझे, क्योंकि वो मेरे साथ रहते हैं, मेरे से बेहतर मेरे बच्चे मेरे को जानते हैं, मेरा परिवार मुझे जानता है। तो फिर ये ऐसा महसूस हुआ कि वो लोग समझने लगे और समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें होती है। तो वो एक क्रूशियल पीरियड था कि जब आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आपका नतीजा आपके साथ, आपके परिवार के साथ आपको ऐसा फ्रेम किया जा रहा है कि हम लोग कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो एक अच्छा पीरियड नहीं था हम लोग के लिए। बट मैंने जैसा कहा कि पॉलिटिक्स में ये सब होता है, पॉलिटिक्स में यही सब होता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, किसी को डिमोलिश करना, किसी का टांग खींचना, तो ये सब पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है और इसको हम लोग दिमाग में बना के चलते हैं कि ये सब होता रहेगा। अगर आप किसी रास्ते में चल रहे हैं, अगर कांटे नहीं मिले तो फिर आप संभलेंगे कैसे? तो संभलने का एक मौका है, सीखने का एक मौका है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जो क्रूशियल पीरियड था, वो पीरियड मैं उसको अपने एक जीवन के सीख के रूप में लेता हूँ कि ऐसे क्रूशियल पीरियड में जो आपके साथ है, सच्चा साथी आपका वही है। और ऐसे क्रूशियल पीरियड में जो आपको सही समझ रहा है, वो आपको सही रूप से जानता है। तो एक जीवन का एक सीख था और एक पीरियड था, वो निकल गया। स्ट्रेस, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ होता है तो फैमिली के साथ कैसे टाइम बीतता है आपका? स्ट्रेस मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब आप सबसे स्ट्रेस के पीरियड में हो तो आपको उस समय अपने परिवार को समय देना चाहिए। तो क्योंकि आप दुनिया का जितना भी बड़ा स्ट्रेस हो ना, अगर आप अपने परिवार के बीच में आके बैठे, अपनी पत्नी से बात करें, अपने बच्चों से बात करें, अपने पिताजी को अपने दिन भर का काम के बारे में बताएं, जो आप फेस कर रहे हैं उनसे डिस्कस करें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा इलाज स्ट्रेस का अपने परिवार में रहना, अपने परिवार के बीच में अपनी समस्याओं का डिस्कशन करना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो दूसरे मैटर में को डिस्कस करें ताकि आप उस मैटर को भूल जाएं और फिर जब आप रिफ्रेश हो जाएं तो नेक्स्ट डे के लिए फिर से आप काम करने के लिए तैयार हो जाएं। तो सबसे बड़ा रिफ्रेशमेंट परिवार के साथ होता है जब आप समय बिताएं। जितना भी स्ट्रेस होगा, आप अपने परिवार को अगर समय देंगे तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। इतने टाइम के करियर फेस में आपको जो पॉलिटिक्स के बारे में फील हुआ, तो आप यूथ को क्या बताना चाहेंगे कि आपको पॉलिटिक्स में एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है और एक बात जो आपको
बुरी लगती है, उसमें चेंज आना चाहिए? देखिए, मैं तो राजनीति को उस नज़रिए से देखता हूँ कि राजनीति में अगर युवाओं के लिए अगर कुछ कहने की बात है, तो मैं तो राजनीति के लिए युवाओं के लिए यही कहूँगा कि राजनीति को वो एक किसी पद को हासिल करने के लिए, कोई लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से न देखें। राजनीतिक समाज सेवा के रूप में देखें, समाज सेवा के रूप में काम करें, जितना बेहतर जितना अच्छा काम कर सकते हैं करें, ईमानदारी से करें, और हर उस वर्ग को, हर एक उस गरीब को आपके उस कार्य का लाभ मिल सके, आपके काम से जिस भी व्यक्ति को लाभ मिल सके, वही सब जन सेवा है और वही आपका राजनीतिक का उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये उद्देश्य लेकर अगर कोई भी युवा साथी आगे बढ़ता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। वो उसका काम परिलक्षित होगा, दिखेगा कि वो कुछ काम जो कर रहा है वो समाज में वो काम दिखेगा। सर, इसी के साथ आप आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें अपने व्यूअर्स को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए? व्यूवर्स को तो मेरा एक ये मैसेज होना चाहिए है कि आने वाले इलेक्शंस में, जब भी इलेक्शंस होंगे, अभी विधानसभा के नियरेस्ट इलेक्शंस, कोरबा विधानसभा जो हमारे प्रदेश का विधानसभा इलेक्शन होगा, फिर लोकसभा होगा, फिर नगर निगम होगा। इलेक्शंस में ये तो ज़रूर देखना चाहिए कि कैंडिडेट कौन अच्छा है, आपके विधानसभा वाइज कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो आपके विधानसभा को अच्छे से समझता है, विधानसभा के दर्द को समझता है, विधानसभा के लिए काम कर सकता है, वैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए आपको। कैंडिडेट जो भी हो, किसी भी पार्टी का हो, आपको पहले अपना क्षेत्र देखना चाहिए, फिर उस व्यक्ति को देखना चाहिए कि वो आपके क्षेत्र के लिए कितना काम करने वाला है, उस हिसाब से अपना मतदान करना चाहिए। तो सर, हमारे कोरबा की बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और इवन छत्तीसगढ़ की बहुत सारी महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, उनको लगता है कि पॉलिटिक्स उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उनके लिए पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप उन लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो आज का हमारे समाज का जो परिदृश्य है और आज का जो हमारा समाज है, उसमें महिलाओं का, लड़कियों का भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से आज महिलाएं आगे हर कदम से कदम बढ़ा रही हैं, आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उनको राजनीति का, सूझबूझ राजनीति की जानकारी होना चाहिए। मेरे विचार से तो एक ऐसा लड़कियों के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए पॉलिटिक्स का कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में और हमारे देश में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे उनको राजनीति के बारे में जानकारी हो। क्योंकि हर जगह, हर परिस्थितियों में, एक बहुत सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ कि एक आम आदमी की धारणा होती है कि यार राजनीति अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उसी आदमी से पूछिए तो वो कहीं न कहीं राजनीति का ग्रसित होगा और कहीं न कहीं राजनीति की आवश्यकता उसको पड़ेगी, या तो अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए, या तो अपने बच्चे को खेल में कहीं एडमिशन कराने के लिए, खेल में कहीं आगे बढ़ाने के लिए, या तो अपने ट्रांसफर कराने के लिए, कहीं ना कहीं उसको राजनीति की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा ये सोच है कि हर जगह राजनीति को आप किनारे अपने जीवन से नहीं कर सकते। तो अगर नहीं किनारे कर सकते तो किनारे अच्छे राजनीतिक विचार रख के राजनीति से जुड़िए। राजनीति में खराब लोग नहीं हैं, राजनीति में खराब लोग हो सकते हैं तो हर प्रोफेशन में खराब लोग हैं, तो अच्छे लोग भी हैं। आपकी विचारधारा अगर अच्छी है तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। मेरी विचारधारा अच्छी है, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूं, और नहीं लेना चाहती तो कम से कम राजनीतिक सूझ होना चाहिए, राजनीति के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि कौन व्यक्ति उनके लिए सही है, इस क्षेत्र के लिए सही है, इस समाज के लिए सही है, और वैसे लोगों को चुनने में जिससे उनको उसका फायदा मिल सके। तो आज कोरबा की कोई लड़की या फिर यूथ की 18 से 20 साल की लड़की आपके पास आएगी और मुझे बोलेगी कि सर मुझे गाइडेंस चाहिए राजनीति का, तो आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड कराएंगे? बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल। हम लोग चाहते हैं कि ऐसी महिलाएं, युवा हमारी लड़कियां हमारे साथ जुड़ें, पार्टी के लिए काम करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लड़कियों का जो आज भी जो लगाव है, लेकिन कहीं न कहीं पेरेंट्स का लिमिटेशंस, उनका कंट्रोल, आज भी राजनीति में खुल के लड़कियां नहीं आती हैं। तो मेरा तो ये सोच है कि लड़कियों का एक समाज में नज़रिया होता है कि एक समाज के लोग लड़कियों को ईमानदार छवि के रूप में देखते हैं कि अगर लड़की है तो भ्रष्ट नहीं होगी, लड़की है तो गलत नहीं करेगी। तो ये ज़रूर लड़कियों को सामने आना चाहिए। मेरा भी विचार व्यक्तिगत ये है कि अगर लड़कियां आएंगी तो भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति 2 बार सोचेगा, भ्रष्टाचार की बात करने वाला भी 2 बार सोचेगा, और समाज में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार
का उपयोग कम होगा, भ्रष्टाचार का जो सामना लोगों को करना पड़ता है कहीं ना कहीं कम होगा। इसलिए महिलाओं को, लड़कियों को राजनीति में बिल्कुल जोर शोर से आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारी इस पॉलिटिकल यात्रा के अंतिम पड़ाव पर मैं लास्ट में सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन पता नहीं आज आप हम लोगों के लिए कैसे समय निकाले, उसके लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आपका गाइडेंस हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस जर्नी पे। धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सर।